वकील साहब, अरे कोई तरीका है यार बात करने का। पिछली बार मैंने मजाक में आपको सनी देओल बोल दिया, आपने तो यार सीरियसली ले लिया है। माथुर साहब जरा प्यार से। अरे महोदय, प्यार गया तेल लेने, हम जाना। माथुर साहब जॉली जी क्या हो जाए? ये मत करो यार, क्या कर रहे हो यार? अरे तुम लोग बैठो यार। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को बोलने दे। मैं भी मुझे भी तो बात करने दे। और 3 महीना तेरे पास बायर नहीं आया तो 3.5 खोखा का लॉस होगा, है ना? आप और अपन ये भी जानता है कि उधर परेल वाला जो तेरा बिल्डिंग है ना, वो पूरा का पूरा बुक है। कितना कमा रहे तू उधर? 15 खोखा ना? नहीं जी, वो तो बस फायदा दिखाई पड़ता है जी। अबे वो तो येड़ा बिल्डिंग समझ में के रखा है क्या अपन को? क्या लगता है तेरे को इधर लोग अलीबाग से आया है? नमस्कार सौरभ जी, मैं गौरव इंद्रधनुष थिएटर ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप टाइम निकाल के हमारे बीच आ सके और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड व्यूज। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल। तो चलिए बातों की शुरुआत करते हैं, देखते हैं अच्छी होंगी बातें। जी सर। सर, आपके बारे में ऐसी शायद ही बहुत गिनी चुनी चीजें होंगी जो लोगों को ना मालूम हो। तो ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं कि आप विख्यात भी हैं, लोगों के दिल में रहते हैं, पर हम आपसे कुछ उन पहलुओं पे जानना चाहते हैं जिनसे हमें कुछ हम इनकॉर्पोरेट कर सकें, क्योंकि हम सब थिएटर या सिनेमा से कहीं ना कहीं जुड़े हैं या रुचि रखते हैं। हमने आपके ऑक्सीमोरॉन थिएटर ग्रुप के बारे में सुन रखा है और हमने ये भी सुन रखा है कि आप संगीत घराने से हैं, आपकी लीनियज जो है उसमें संगीत का बहुत ही अहम रोल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं सर, ये एक क्वेश्चन थोड़ा मिला जुला है कि म्यूजिकल थिएटर के बारे में आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, या ऑक्सीमोरॉन की तरफ से आपने कुछ म्यूजिकल प्लेस कभी कुछ प्लान किए हो या किए हो, तो उसके बारे में क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, ये जानना चाहेंगे। तो पहली बात तो ये कि जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं एक म्यूजिशियन फैमिली से हूँ। मेरे फादर जो थे वो अध्यापक थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मदर भी जो थी वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करती थी, दोनों ही म्यूजिशियन। मेरे फादर सिंगर थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, और मेरी माता जी जो हैं वो तबला वादक थी। और क्योंकि उस जमाने में जब उन्होंने तबला बजाना शुरू किया था तो औरतें प्रोफेशनल स्टेज पे तबला नहीं बजाती थी, तो शी हैपेंस टू बी द फर्स्ट लेडी तबला प्लेयर ऑन द प्रोफेशनल स्टेज, और ये सम्मान भी उनको प्राप्त था संगीत के माहौल में। और संगीत से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि संगीत तो है ही, वो तो एक कला है, लेकिन टोटल एक कला के माहौल में मैं पला बड़ा और मेरा लालन पालन उसी एनवायरनमेंट में हुआ, जिसकी वजह से जहां पर नॉर्मली आर्ट को एक कहना चाहिए कि एक सेकेंडरी एक्टिविटी की तरह देखा जाता है नॉर्मल घरों में, मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर होता है ना, जैसे उस तरह की एक्टिविटी माना जाता रहा है। हमारे घर में ऐसा नहीं था। हमारे घर में प्रोत्साहन बहुत था कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग करिए, और भी तो कई चीजों में प्रोत्साहन था, उसका बड़ा सहारा मुझे मिला। तो ये तो था मेरा फैमिली स्ट्रक्चर। जहां तक बात है संगीत से मेरा जुड़ाव, और तो मेरा जुड़ाव जो था वो मैंडेटरी था, वो ऑप्शनल नहीं था, क्योंकि संगीत हमारे घर में ही था। तो सुबह शाम उठते जागते आप म्यूजिक सुनते ही रहते थे। और जैसा होता है, जैसा हमेशा होता है, लोग कहते हैं कि भाई जैसे कहते हैं ना कि पुराने जमाने में जैसे साफ साफ सीधे सीधे कहा जाता था कि भाई बनिए का लड़का जो है वो पैसों के मामले में बहुत अच्छा होता है ना। ऐसा गुजरातियों के बारे में भी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि दीज आर बिजनेस कम्युनिटीज। तो बच्चा दिन भर जब वही बात सुनता है तो उसकी समझ और उसके नुआंसेस उसकी समझ में आने लगते हैं, है ना। इसी तरीके से इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे कि एक फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, या एक ही फैमिली में बहुत सारे वकील होते हैं। तो उसका रीजन ये नहीं है कि
पे जबरदस्ती की जाती है, एक समझ आपकी पैदा हो जाती है क्योंकि आप बचपन से उसको देखते रहते हैं. सिमिलरली मेरे ख्याल से इट हेल्प मी अ लॉट इन माय आर्ट बिकॉज देयर वाज एन आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट एंड ये जरूर था कि मैं संगीत इतना ज्यादा था घर में कि मैं संगीत से अलग कुछ करना चाहता था. एंड दैट्स हाउ basically the idea of films came first. When I was a child, I wanted to make films. And but दिल्ली में रहता था मैं और फिल्मों से तो कोई दूर दूर तक रिश्ता था नहीं उस तरह का. हाँ, लेकिन पढ़ता मैं बहुत था, जो भी अवेलेबल मटेरियल होता था फिल्मों के बारे में. तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मेरा एक दोस्त अरुण पंत, उसने मुझे कहा यार हम लोग फिल्म तो बनाना, ये हमारे दोस्तों का सपना था कि हम लोग एक दिन फिल्म बनाएंगे. तो कहला फिल्म बनाने की कोशिश तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो फिल्म में जो आर्ट यूज होता है वो काफी थिएटर जैसा है, ये उसने मुझे कहा था. उसने कहा कि भाई इसमें कहानी होती है, डायलॉग होता है, एक्टिंग होती है, मेकअप होता है ना, बस कैमरा नहीं होता. तो क्यों ना हम इस आर्ट को प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो जब पैसे आएंगे तब कैमरा लेके हम फिल्म भी बना लेंगे. तो बात मुझे जच गई एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड थिएटर. सो इट वाज, आई विल से दैट माय एंट्री इन थिएटर वाज नॉट लाइक थिएटर को सोच के एंट्री नहीं थी, फिल्मों को सोच के एंट्री थी. लेकिन जब मैं थिएटर में पहुंचा तो मैंने अपने जीवन का पहला नाटक जो है वो देखा श्रीराम सेंटर में, ग्लास मेनाजरी, द ग्लास मेनाजरी. टेनेसी विलियम्स का बहुत खूबसूरत नाटक है और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था उसका. तो बेसमेंट थिएटर में मैंने वो प्ले देखा और मैं क्या कहेंगे, आई वॉज कंप्लीटली ऑस्ट्रक बाय दैट वर्ल्ड बिकॉज इट वॉज लाइव and it felt so real. So then I got into theater. पहले मुझे नहीं मालूम था कि how music would have helped me in acting or in writing or in direction. But later as I grew up and I started realizing कि actually these are interrelated things. कि जब आप एक्टर हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक्टर हूं साहब, बाकी चीजों से मेरा कोई मतलब नहीं है. बाकी चीजों से आपका मतलब होना पड़ेगा because you are part of that big composition. You're just a note, you know, or you are like an instrument in that orchestra which is creating a tune. So you cannot go off. You are a different voice, but you cannot go off. You are in combination, in sync with what is happening. And music came handy. इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे म्यूजिकल प्ले ही करना था, लेकिन एक समझ, एक रिदम, एक कंपोजिशन, उसका एक क्रेसेंडो, ये सारी चीजें मुझे फिर राइटिंग में देखने लगी, फिर डायरेक्शन में देखने लगी, एक्टिंग में देखने लगी, स्टडी ऑफ करियर ग्राफ में, स्टडी ऑफ कैरेक्टर ग्राफ में देखने लगी. कि मैं आज भी जब भी कभी कभार जब मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए FTII में या रोहतक स्कूल ऑफ फिल्म स्कूल जो है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं जाता हूँ, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा अगर एक्टिंग करनी है आपको तो आप सबसे पहले लिखिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो यू विल बी मिसिंग आउट ऑन द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ राइटिंग, इज दैट इमेजिनेशन. जी सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे इफ आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें कि म्यूजिक को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं थिएटर में, क्योंकि हम सबका ज्यादातर एक्सपीरियंस कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ थिएटर में रहा है. तो अगर आपका कुछ अनुभव रहा है म्यूजिकल प्लेज में या म्यूजिकल ड्रामास में, तो अगर आप उस बारे में कुछ शेयर कर पाए
तो देखो, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि नाटक में 99.999% म्यूजिक का इस्तेमाल होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नाटक ऐसा होगा जिसमें म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत मुश्किल से कोई रेयर प्ले हो सकता है, लेकिन ज्यादातर म्यूजिक रहता ही है। और नहीं होता है तो म्यूजिक का एसेंस तो 100% प्लेज में रहता है। अब उसमें दो हैं कि एक है म्यूजिकल प्ले जिसमें म्यूजिक प्रधान है, यानी उसमें गाने होंगे, उसकी कई तरीके से उसको देखा जा सकता है। जो क्लासिकल उसको देखने का तरीका है, जो एक ट्रेडिशनल तरीका है उसको देखने का, कि उसमें डायलॉग्स भी जो हैं वो वर्स में होते हैं और आप उसको गाने की तरह गाते हैं। In between, break the song and get into realistic dialogues, and then realistic dialogues will convert into a song. You know, that is how traditionally we have seen musicals. और या हमारे यहाँ पुरानी प्रथा में ऐसा भी रहा है, तमाशा वगैरह में ऐसा भी रहा है कि बहुत सारे गाने होते हैं और उनके बीच में छोटे छोटे सीन्स चलते रहते हैं जो कि रियलिस्टिक तरीके के सीन होते हैं। तो इसमें तो आपको अगर ऐसा नाटक करना है तो आपको संगीत का ज्यादा टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर आपके सुर जो हैं, अगर आप गा रहे हैं तो आपका सुर ठीक होना चाहिए, आपको गाना आना चाहिए। म्यूजिक की जो टेक्निकल पार्ट है वो आपको सीखने चाहिए। और थिएटर में ये इसीलिए हमेशा गाना और डांस वगैरह सिखाया जाता है शुरू में, ताकि आप ये सारी चीजें आपके सिस्टम में रहें, आपके दे आर योर टूल्स व्हिच यू कैन यूज एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई म्यूजिकल मेरे को गाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इस तरह की एक्टिंग ही नहीं करूंगा, मैं इस तरह का कैरेक्टर ही नहीं करूंगा जो गाना गाएगा, तो भी आपको म्यूजिक तो सीखना पड़ेगा दोस्त। नहीं तो क्या है कि जो जीवन में रिदम चलती है, यानी कि हर सिचुएशन की अपनी एक रिदम होती है, वो रिदम डिफाइन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक अनकही रिदम है जिसका सेंस आपको आता है। अब लोग कहेंगे साहब कि ये क्या बात हुई, फिर तो कोई भी चीज में रिदम है। करेक्ट है, हर चीज में ही रिदम है, लेकिन उस रिदम को पहचानना। जैसे कि तुम देखोगे कि कुछ लोगों के शरीर में रिदम होती है, भले ही वो मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, जैसे भी हो, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजता है उनकी बॉडी एक रिदमिक तरीके से मूव करती है। करेक्ट। और वो बहुत अच्छा उनको देख के लगता है, और लगता है कि अच्छा डांसर है, चाहे वो टेक्निकली डांसर ना हो। दूसरी तरफ कुछ लोगों का रिदम बहुत खराब होता है, तो वो जब डांस करने लगते हैं पार्टी में, और ऐसे लोग ज्यादातर क्या है, दूसरों को खींचते जरूर हैं कि नहीं आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। और आप रिदम में कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो रिदम बिगाड़ देते हैं आपका, क्योंकि उनकी बॉडी में रिदम नहीं है। इसी तरीके से गाने का भी होता है, सुर का भी होता है कि जैसे कारंत जी कहते थे, जब कोरस में लोग गाते थे तो वो बेसुरे लोगों को रोक देते थे और कहते थे, सुनिए, आप तानसेन मत बनिए, आप कानसेन बनिए। यानी अगर आपको कान से सुनना आ गया, अगर आपको सुर की समझ हो गई, तो आप गा भी अच्छा लेंगे, है ना। मैं भी जब अपने दोस्तों के बच्चों से मिलता हूँ तो मैं वैसा अंकल नहीं हूँ जो जिसका कोई मेरे पाँव छूता है और कहता कि नमस्ते अंकल, तो मैं कहता, अरे छोड़ो यार, पाँव क्यों छू रहे हो भाई, है ना। तो ऑडियंस को पहली बात तो ये कि ऑडियंस को एक अलग जीव की तरह हमें ट्रीट कर देना बंद कर देना चाहिए। करेक्ट। वो तैयार है नहीं तैयार है, वो आपका काम नहीं है, वो बिजनेस वाले करते हैं, क्योंकि उन्हें बेचना होता है।
आपको अगर मजा आ रहा है और आपको लगता है कि आप कुछ नया कर रहे हैं तो प्लीज करिए। ऑडियंस के पास इतना दिमाग है कि वो उसको समझ सकेगी। अगर आप अच्छा करेंगे से मतलब अच्छा कुछ नहीं होता है। अच्छा मतलब कि आपने अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ उसे किया और आपको खुद में मजा आया। देखो दोस्त, चुटकुले सुनते हो? चुटकुले सुनाते हो? सुनाता हूँ। चुटकुला वही अच्छा होता है जिसपे आप खुद आपको हंसी आती है जब आप पहली बार उसे सुनते हैं। जब आप उसे सुन के हंसते हैं, जब आप उसको उस चुटकुले को सुनाते हैं, तब वो चुटकुला जो है अच्छा लगता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर मैं किसी आदमी से प्रभावित हूं और मैं कहूं नहीं यार ये आदमी, इसके जोक्स पे लोग बड़ा हंसते हैं, मैं इसका जोक सुनाता हूं, इसने एक जोक सुनाया था मुझे समझ में नहीं आया था लेकिन मैं सुनाता हूं, आप सुना के देखिए, एक आदमी नहीं हंसेगा। नहीं हंसेगा सर। सही कहा। तो पहली बात सही कहा सर। हम ये ख्याल कि ऑडियंस तैयार है या नहीं, इसको मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट ना करो। बहुत लोग हैं इस दुनिया में टाइम वेस्ट करने के लिए, वो करें, है ना, हम अपना काम करते हैं। हमें बस स्टेज पे जाके एंजॉय करना है खुद, तो ऑडियंस अपने आप एंजॉय करेगी। जी बिल्कुल। तो आपने जब कोई कैरेक्टर निभाया, बजाय आपने किसी फिल्म को डायरेक्ट किया जो कि आपने डायरेक्ट की है, या फिर आपने सिर्फ लिखा, तो आपको क्या लगा कि इस केस में अगर मैं आप ही की फिल्म्स की बात करूं या आपकी की बात करूं, कैरेक्टर बेटर निकल के आया? अभी आपको ऐसा नहीं हुआ यार मैं राइटर था, आपने लिखा और आपको लगा कि यार लिखा तो मैंने ऐसे था और शायद कैरेक्टर में कुछ कमी रह गई? मेरा मतलब थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर वो देखें तो भाई राइटिंग करते वक्त ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है या एज ए डायरेक्टर ज्यादा मिलता है, एज एन एक्टर ज्यादा आपको लगता है कि आप ज्यादा ऐड कर पा रहे हैं इन दैट पीस? तो ऐसा नहीं है, मैंने तीनों चीजें की हैं। और जब मैं लिख रहा होता हूं उस वक्त ना मुझे डायरेक्शन का ख्याल आता है ना मुझे एक्टर का ख्याल आता है, मैं लिख रहा होता हूं। हाँ ये जरूर है क्योंकि मैं उस विधा में लिख रहा हूं जिसमें डायरेक्शन है और एक्टर है, सो इट इज माय सेकंड नेचर कि चाहे मैं उनके बारे में सोचूं या ना सोचूं, लेकिन उनकी रिस्ट्रिक्शंस, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका टिल्ट, वो मुझे ऑटोमेटिकली समझ में आता रहता है एज अ राइटर। अच्छा फिल्म राइटर या अच्छा नाटककार वो होता है, मतलब जिसकी राइटिंग मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, जो शब्दों के पीछे नहीं पड़ जाता। क्योंकि एक्टर के पास ये बड़ा कमाल का एक आर्ट होता है, वो एक्टर के पास होता है कि एक्टर कहता है ये मुझे बोलने की क्या जरूरत है, वो मैं देखूंगा तो समझ में आ जाएगा ना। जी जी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हर चीज को कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो पूरा सत्य नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ सत्य बोलता है, जो आप नहीं बोलते हैं वो सबसे ज्यादा सच बोलता है। बिल्कुल सर। जी जी, ये तो सर अभी रिदम की तो बात चली रही थी, तो कुछ रिदमिक हो जाए सर। आपने सर ये रामधारी सिंह दिनकर की आप रामधारी सिंह दिनकर का एक प्ले था रश्मि मिथारी का, तो उसके बारे में, हाँ उसके बारे में जरूर कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ पंक्तियां। मेरे साथ ऐसा इसलिए मैं वही थोड़ा सा पढ़ूंगा, मेरे साथ ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं एनएसडी में एनएसडी का एग्जाम दे रहा था और इंटरव्यू के लिए उन्होंने ये कविता भेजी थी। मैं कविता पढ़ता नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे तब यही इस तरह का मुगालता था कि भाई आप तो एक्टर हैं तो मुझे कविता से क्या मतलब है, मुझे एक्टिंग करनी है, कविता थोड़ी ना पढ़नी है। लेकिन वो आ गया, अब एनएसडी में आ गया तो अब कुछ तो है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना आता नहीं था। तो मैंने ऐसे परेशान था, बैठा था, मेरे फादर ने कहा क्या हुआ भाई? मैंने कहा ये कविता आई है पढ़ने के लिए, तो कहना पढ़ो। तो मैंने कहा पढ़ो क्या मतलब, ये क्या, मुझे समझ में नहीं आता है कविता विता। तो बोले कौन सी कविता है?
तो मैंने बताया रामधारी सिंह दिनकर। बोले अच्छा ठीक है, मुझे दिखाओ। उन्होंने देखी, उन्होंने कविता पढ़ी। फिर बोले अच्छा एक काम करते हैं, मैं कल इसको तुम्हें पढ़ाता हूं। और रात को उन्होंने पूरी किताब पढ़ी। अगले दिन बोले कि तो बड़ी अच्छी कविता है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो उसको? मैंने कहा क्या पढ़ूं मैं कविता, मुझे ये सब कविता विता पसंद नहीं है, मैं क्या पढ़ूं? बोले सुनो, तुम सबसे पहले कविता में क्या लिखा है वो छोड़ दो, इसमें कमाल की चीज है, और जो सर्ग तुम्हें दिया गया है पढ़ने के लिए, ये अपने आप में इसकी एक रिदम है। मैंने कहा अच्छा क्या रिदम है? तो उन्होंने मुझे रिदम गा के बताई थी। उन्होंने कहा था कि इसकी रिदम इस तरीके की है, दा दारा दा 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 दे दा दारा दा 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 दे दा दारे दा दा दे दा दर दा 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 दे दा। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये रिदम किधर है? तो उन्होंने मुझे पढ़ के बताया था। ठीक है, उसके बाद मुझे वो रिदम बड़ी अच्छी लगी, तो उस रिदम के चक्कर में मैंने उसको पढ़ा। तो शुरू में 2-3 बार पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर मुझे धीरे धीरे शब्द समझ में आने शुरू हुए कि इसमें शब्द में लिखा क्या हुआ है। फिर बात समझ में आनी शुरू हुई, और ये बात हो गई, कुछ 35-40 साल हो गए हैं इस बात को। और पिछले 35-40 सालों में मैंने इस कविता को समय समय पे कभी भी निकाल के इसको जरूर पढ़ा है, और मुझे हर बार इसका नया मतलब मिलता है, हर बार अच्छा लगता है। मैं इसमें पारंगत बिल्कुल नहीं हूं, मेरा पढ़ने का स्टाइल बदल गया है, वो रिदम लेकिन अभी भी वैसी की वैसी ही है जहां तक है। तो मैं इसका थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से गाएंगे, पर्जन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। 1 मिनट, ये कुछ बैटरी गई। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, वो सब हैं मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। ये जो लाइन है अपने आप में ये बहुत कुछ कहती है।
कि रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। फिर वहां से कृष्ण बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं उसको, उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा सुनो, तुम जानते नहीं हो तुम किसकी औलाद हो। और फिर उसके बाद कर्ण का उनको जवाब। तो इस कविता में बहुत बहुत पूरा एक जीवन है पूरे कर्ण का। जी हाँ बोलो। तो पहला क्वेश्चन सरस सिंह का है और ये एक लेखक है। हेलो सौरभ सर, मैं हूं सरस आजाद और मेरा सवाल आपसे ये है कि वैसे तो आपने बहुत सारे यादगार किरदार किए हैं, लेकिन आपका जो किरदार जज का था जॉली एलएलबी में, वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तो उस किरदार को निभाने के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन रही? आप किसी रियल लाइफ इंसान से प्रेरित हुए या आपका खुद का ही पूरा एक्सपेरिमेंट था? इस बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ, मतलब मन तो बहुत कर रहा है ये कहने का कि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी और बहुत कुछ अलग कुछ मैंने किया उसके अंदर, कुछ ऐसा जो आप लोग नहीं जानते है ना, मैं ही जानता हूँ उसके बारे में मैंने कैसे किया। पर आदत है नहीं ज्यादा झूठ बोलने की मुझे, तो जैसे सारे रोल करता हूँ वैसे ही रोल किया था, है ना। और जितना मजा मैं बाकी रोलों में रहता हूँ उतना ही उस रोल में भी लिया था। हाँ, हर रोल के लिए आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है और वो मैंने इसके लिए भी सोचा था। इसमें मेरी मदद जो है वो सुभाष कपूर जो उसके राइटर डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत की थी। अपनी तरफ से मैं बहुत सारी चीजें जोड़ी, बहुत सारी चीजें सुभाष ने सजेस्ट की, तो ऐसे ही वो कैरेक्टर बना। उस कैरेक्टर की ऑल्सो जो उठान है, ये मैं ज्यादातर लोग ना मुझसे पूछते हैं ना मैं बताता हूं। आपको जॉली एलएलबी का जज इसलिए याद रहता है बहुत ज्यादा क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से फिल्म देखेंगे तो जो वो वर्डिक्ट देता है एंड में, जो लास्ट, चाहे वो जॉली 1 हो चाहे वो जॉली 2 हो, दोनों में जो वो वर्डिक्ट देता है, दैट इज द वॉइस ऑफ द फिल्म, जिसके लिए जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है आपका, जिस बात को लेके लड़ रहा है उस बात को सुंदरलाल त्रिपाठी जो है स्तंभ देता है, उसको एक वजन देता है, उसको एक सहारा देता है कि हाँ अभी भी पॉसिबिलिटी है कि जब न्याय हो सके, जस्टिस। तो ये बेसिकली ऐसा है। ओके सर, सो ऑडियंस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ शाह का। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शाह। तो सौरभ जी, हमें ये बताइए कि इस यूनिवर्स में जो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता हो, क्या उसको निभाना असंभव है? आपकी एक शॉर्ट फिल्म अनुकूल ऐसे ही एक कैरेक्टर को हमें पेश करती है, तो आपने इस फिल्म की कैरेक्टर के साथ अपनी डायनामिक्स को कैसे डेवलप की, क्या हमें प्लीज बताएंगे? ये है सिद्धार्थ शाह। सिद्धार्थ शाह जी, मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मुझे अच्छा लगा ये सवाल, लेकिन इसमें मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। तो जो पहली लाइन आपने कही है कि जो किरदार इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ना करता, है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, तो अब यहां से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डाइवर्जन लेते हैं, थोड़ा बातचीत का डाइवर्जन लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ये मैंने कहीं पढ़ा था, अब मैं भूल गया हूँ कि किस साइंटिस्ट ने ये बात कही थी, शायद आइंस्टाइन ने या किसी और ने, मालूम नहीं, शायद, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं पहले बात सुन लीजिए कि क्या है बात। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर मैं आपको एक पेंसिल दूं और एक कागज दूं और आपको एक ऐसा इमेज बनाने के लिए कहूं which does not exist in this universe, you will not be able to draw any image. आप कोई इमेज नहीं बना सकते जो कहीं न कहीं एग्जिस्ट न करती, इस यूनिवर्स में करती है। आप ऐसी चीज कोई सोच ही नहीं सकते जो इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती।
क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो वायर्ड ही नहीं है इस यूनिवर्स के बाहर सोचने का। तो आप कितनी भी बड़ी कल्पना कर लीजिए, वो कल्पना एक्चुअली सच होती है, वो होती है, वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। इससे दो बातें, पहली बात तो ये कि लोग कहते हैं सपने देखना बंद करो। अरे सपना तो कुछ होता ही नहीं है, होता तो सब सच ही है, पहली बात। दूसरी बात, ये असंभव है शब्द निकल जाता है, क्योंकि असंभव कुछ होता ही नहीं है, वो तो सब होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब फिल्मों में ऐसा होता है। अरे फिल्मों में नहीं होता भाई, जिंदगी में भी होता है ना, कहानियों में ऐसा होता है, असल में नहीं होता, होता है, सब जगह सब कुछ होता है। ठीक है, उसी तरीके से इस दुनिया में कोई ऐसा किरदार नहीं है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट न करता। अनुकूल में जिस एंड्रॉयड की बात है, एंड्रॉयड ये आजकल वाला एंड्रॉयड नहीं जो फोन पे बात करते हैं, जो एंड्रॉयड मतलब जो रोबोट और ह्यूमन का जो क्रॉस सेक्शन है, कि जो एक कि जब व्हेन रोबोट स्टार्ट्स डेवलप्स फीलिंग्स, humanoid, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू ह्यूमंस, है ना, फिर उनका कॉन्शियस हो जाता है, फिर उनका विवेक बन जाता है, बहुत सारी चीजें जो ह्यूमंस में हैं। It is very much possible. It's there. मतलब अगर आप थोड़ा भी साइंस के बारे में, अगर आप कहना चाहिए कि साइंस एंथुसियास्ट हैं, साइंटिस्ट नहीं जरूरी होना उसके लिए, तो आप जानेंगे कि ये चीजें हैं। सर अगला सवाल है आपसे। नमस्ते सर, मैं प्रभ हूँ और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपने भी देखे होंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है? आपकी कोई इंस्पिरेशन जो आप शेयर करना चाहते हो? थैंक यू सर। उतार चढ़ाव आते ही हैं भाई, और वो उतार चढ़ाव जो है वो उतार चढ़ाव नहीं है। जैसे कि आप थोड़ा मुझे जो समझ में आया है कि जिंदगी में दुर्घटना और सुघटना कुछ नहीं होता है, जिंदगी में घटना होती है। वो आपके जीवन पे क्या असर कर रही है, उससे वो दुर्घटना बन जाती है या वो सुघटना बन जाती है ना। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। हम कहते हैं अरे भाई तूफान आ गया, हाहाकार मच गया। अरे तूफान क्या आ गया, वो मॉनसून है, बादल इकट्ठे होते हैं, हवा का दबाव बढ़ता है, घटता है, वो समंदर उठता है, उछाले मारता है, वो पेड़ ले जाता है, बहुत सारी मिट्टी छोड़ जाता है, नदियां जो हैं वो बांध तोड़ देती हैं। तो ये, लेकिन क्या है वो हमारे जीवन में, ह्यूमन लाइफ में क्या असर डालती है कि भाई हम मर गए, हमारे जानने वाले मर गए, हमारी स्पीशीज के लोग मर गए, या भूख पड़ गई, है ना, तो हम उसको दुर्घटना वगैरह बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो जब आपके उतार जब आता है तो आप ये समझिए कि उतार कुछ नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि पहाड़ पे ही चढ़ते रहोगे ना तो सांस घुट जाएगी, और पहाड़ पे जितना ऊपर जाते हो हरियाली कम होती जाती है, बर्फ और पत्थर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए उतराव भी बहुत अच्छा है। उतरते हो तो हरियाली में आते हो, खाने को मिलता है, समझ मिलती है ना। वो कहते हैं कि सक्सेस डजंट टीच यू एनीथिंग, failure does each time. So हाँ ये जरूर है, अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि थोड़ा आलसी लोग हैं ना हम लोग, हमारी जो स्पीशीज है बड़ी आलसी टाइप की है, हमें कंफर्ट ही कंफर्ट चाहिए होता है।
तो हम सोचते हैं कोई चीज कि यार मैं जाऊं, मेरे को बंबई में जाते ही ना 4 पिक्चरें मिल जाएं, 20 जगह इंटरव्यू छप जाए, एक बड़ा सा घर हो जाए, पैसे हो जाए, ये मेरा प्लान है। अभी प्लान ऐसा चलता तो है नहीं, कुछ का कुछ हो जाता है ना। तो कि हमें जो हमने प्लान बनाया है, प्लीज समझिए, you go with the possibilities, and then when you don't get that, you have to look at the other things which are provided to you, and they are the biggest possibilities. जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं अपने जीवन के उसमें से बताता हूँ। मैं NSD में था जब मुझे बैंडिट क्वीन मेरे सामने बन रही थी, करेक्ट। मैं बैंडिट क्वीन में शेखर मुझे मिले थे जब वो कास्टिंग कर रहे थे। उस वक्त मेरे पास इंग्लैंड से ऑफर आया था 2 साल इंग्लैंड जाके रहने का, एक टेलीविजन सीरीज में काम करना था। तो मेरे लिए तो बहुत ये था कि यार मैं तो लंदन में रहूंगा, जाके बैंडिट क्वीन क्या करूंगा, मैं तो अब लंदन में जाऊंगा, वहां रहूंगा। एंड पता ये लगा कि कास्टिंग होगा ही। उसके बाद पता लगा कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, मैं लंदन नहीं जा पाया। ठीक है, अब ये मेरा उतराव है, जिसको कहते हैं ना कि आप उतार चढ़ाव, तो उतार था ये मेरा। मैं बड़ा दुखी हो गया यार, मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन उसी रात को या उसके सेकंड नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर शाम को शो था, रात को शेखर ने मुझे बुलाया और उनको पता लगा कि मैं जा नहीं रहा हूं, उन्होंने बैंडिट क्वीन में कास्ट किया। अब कहानी ये है कि बैंडिट क्वीन करने के बाद शेखर कपूर ने ही मुझे कहा कि भाई तुम बंबई आओ, तो बॉम्बे आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूं। उन्होंने मुझे बुलाया, काम दिया, अपने घर में रखा 1 महीने, उसके बाद मैं यहाँ सेटल हो गया। उसकी वजह से आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको, आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो पॉसिबिलिटीज थी सारी, भाई अगर मैं लंदन चला गया होता तो मैं कौन होता क्या पता, हमारी बातचीत थोड़ी ना हो रही होती। तो आपको हमेशा एक जो अवेलेबल है उसकी पॉजिटिविटी को देखिए, उसकी पॉसिबिलिटीज को देखिए, न कि जो आपको नहीं मिला। ये मेरे ख्याल से मूल है। सर हम चाहते हैं आप आगे भी आपको अच्छे रोल्स में देखते रहें, और हम चाहते हैं सर जितनी लंबी जर्नी हमने आज बात की, आगे फिर कभी इतनी ही लंबी जर्नी की बात करें। आपका स्क्रीन प्रेजेंस हमको बहुत भाता है सर। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो आपसे नहीं भी मुखातिब हैं, आई कैन टेल यू सर, दे ऑल आर इन ऑ ऑफ यू। हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सर, बहुत ऑल द बेस्ट आपको, आपके आगे जाने के लिए। स्वस्थ रहिए सर, आगे हैप्पी रहिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू।